जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्ट्स फॉर सब पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी विषय के चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है परिवहन और संचार। इसके अंदर हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि परिवहन और संचार किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में क्या योगदान देती है। तो ये सबसे पहले ये जानते हैं परिवहन कहते किसे हैं। वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन है जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं परिवहन के साधन की। तो परिवहन के मुख्यतः 4 साधन हैं। पहला जो साधन है वो है स्थल मार्ग, दूसरा है जल मार्ग, तीसरा है वायु मार्ग और चौथा है पाइपलाइन मार्ग। तो आइए बारी बारी से इन सभी परिवहन साधनों के बारे में डीपली चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्थल परिवहन की। तो स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्ग परिवहन, रेलवे मार्ग परिवहन और पाइपलाइन परिवहन आता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सड़क परिवहन की। भारत में जितनी भी सड़कें हैं उन सभी सड़कों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है राष्ट्रीय महामार्ग, जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में NH भी कहते हैं। यह देश के प्रमुख नगरों को मिलाते हैं, यानी देश में जितनी भी नगरें हैं, चाहे वो दिल्ली हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो या बेंगलोर हो या अन्य जो नगरें हैं, उन सभी नगरों को ये जोड़ने का काम करती है। इनका निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। भारत का सबसे लंबा महामार्ग वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। इसे NH7 कहा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। दूसरा जो मार्ग है वो है राजकीय मार्ग। यह राजधानियों को अन्य नगरों से जोड़ती है। तो जो राजकीय मार्ग जो होती हैं वो राजधानियों को नगरों से जोड़ने का कार्य करती है। तीसरा जो सड़क मार्ग है वो है जिला सड़क मार्ग, जिसको डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं। यह किसी राज्य की मुख्यालयों को नगरों से जोड़ने का कार्य करती है। और चौथा है ग्रामीण सड़कें, जिसको विलेज रोड्स कहते हैं। ये ग्रामीण केंद्रों को नगरों से जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो मुख्यतः 4 सड़कें हैं उनका बनाने का उद्देश्य क्या है। अब बात करते हैं सड़क मार्ग के जो अन्य प्रकार है उसको जान लेते हैं। तो सड़क मार्ग के अन्य प्रकार में 2 सड़कें आती है। एक आती है सीमावर्ती सड़कें और दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग। सबसे पहले बात करते हैं सीमावर्ती सड़कें कहते किसे हैं। 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बनी सड़कें सीमावर्ती सड़कें कहलाती है। इनका प्रमुख उद्देश्य प्रतिरक्षा की दृष्टि से सैनिक वाहनों तथा आवश्यक सामग्रियों को तेजी से सीमा क्षेत्रों में ले जाने के लिए होता है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि सीमावर्ती सड़कें कहते किसे हैं और इनका बनाने का उद्देश्य क्या है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग। पड़ोसी राष्ट्रों से सद्भावना व मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए इनका विकास किया गया है। यानी ये जो सड़कें होती है अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग, ये एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का काम करती है ताकि एक सद्भावना और मैत्रीपूर्ण व्यवहार बना रहे। दूसरा, लाहौर को दिल्ली से बाघा बॉर्डर के द्वारा जोड़ा गया है तथा इसी प्रकार पड़ोसी देशों नेपाल व बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय महामार्गों के द्वारा जोड़ा गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इन महामार्गों से क्या होता है, से एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित होता है जिससे व्यापार करना भी आसान हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो सड़क मार्ग है, इन सड़क मार्ग का लाभ क्या है और हानि क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सड़क मार्ग परिवहन होता है उसके लाभ क्या क्या होते हैं। पहला जो है वो है अधिकांश वस्तुओं का संचालन सड़क मार्ग द्वारा ही होता है। ये आपको भी पता है, से अधिकांश वस्तुओं का जो संचालन होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का जो कार्य होता है, चाहे वो जिस प्रकार की भी वस्तुएं हों, चाहे वो खाद्य सामग्रियाँ हों, चाहे किसी तरह का उत्पादक से संबंधित कच्चे माल से संबंधित जो वस्तुएं हों, ये सारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो कार्य होता है वो अधिकांशतः सड़क मार्ग परिवहन के द्वारा ही होता है। दूसरा जो लाभ है, छोटी दूरियों के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। यानी जो सड़क मार्ग परिवहन होता है ये छोटी दूरी के लिए लाभदायक होता है आर्थिक दृष्टिकोण से। यानी छोटी दूरी के लिए वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ये आर्थिक दृष्टि से, यानी कम खर्च में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है सड़क परिवहन के माध्यम से। लेकिन अगर हम दूसरे परिवहन की बात करें, चाहे वो रेल मार्ग परिवहन हो, चाहे वो वायु परिवहन हो, तो थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा लाभ की। तो जो सड़क परिवहन होता है वो ऊबड़ खाबड़ धरातल और पर्वतों पर बनाई जा सकती है। तो ये सड़क परिवहन का तीसरा लाभ है। चौथा है, सड़क परिवहन के माध्यम से घर घर सेवाएं आसानी से उपलब्ध होती है तथा सामान उतारने चढ़ाने की लागत भी
अपेक्षाकृत कम है। तो यहाँ पर आपको लाभ समझ में आ गया होगा कि सड़क मार्ग परिवहन के लाभ क्या है। अब बात कर लेते हैं सर सड़क मार्ग परिवहन की कुछ हानियाँ भी हैं। पहला जो हानि है वो है सड़क परिवहन सभी ऋतुओं में प्रभावी और प्रयोग योग्य नहीं होते। ये आप भली भांति जानते हैं कि जो सड़क मार्ग परिवहन है वो सभी ऋतुओं के लिए अच्छी नहीं होती, खासकर बरसात के समय में। बरसात के समय में आपको भी देखने को मिलता होगा कि जहाँ तहाँ सड़कों पर पानी लग जाता है, जिसके वजह से जो सड़क परिवहन जो होता है वो बाधित होता है। ठीक है। दूसरा जो इसकी हानि है, सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर भी भारी खर्च आता है। ये बरसात के समय में जो सड़कें हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, इसलिए हर साल सड़कों के मरम्मत पर लाखों करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। तीसरा जो सड़क मार्ग परिवहन की हानि है, भारत में यात्रियों की बढ़ती संख्या और माल ढुलाई की यात्रा को देखते हुए सड़क जाल अपेक्षाकृत कम विकसित हुआ है। चौथा, सड़क मार्ग से माल का परिवहन करते समय जोखिम और नुकसान का खतरा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो सड़क मार्ग परिवहन है उसके लाभ क्या क्या चीज़ हैं और हानियाँ क्या क्या चीज़ है। अब बात कर लेते हैं रेलवे परिवहन की। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो रेलवे परिवहन है वो भारत में कब स्थापित हुआ था। भारत में रेलवे की स्थापना 6 मई 1836 में हुई थी। इस डेट को आप याद रखिएगा, हो सकता है इसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए। दूसरा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारत रेल के जनक जमशेदजी जीजाभाई और जगन्नाथ शंकर सेठ मुर्केटे को कहा जाता है। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर यानी बॉम्बे से और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। यह साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 इंजनों के द्वारा संचालित किया गया था। तो इस शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। अगला, इसकी अति विशाल आकार केंद्रीकृत रेल प्रबंधन तंत्र पर अत्यधिक दबाव डालता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रेलवे मार्ग है वो काफ़ी विकसित है, इसका जाल काफ़ी फैला हुआ है, जिसकी वजह से जो केंद्रीकृत रेल प्रबंधक है उनको संचालन करने में, उसको मैनेजमेंट करने में काफ़ी परेशानी होती है। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि भारतीय रेल को 16 मंडलों में विभाजित कर दिया है। इससे क्या हुआ है कि उस पर कंट्रोल करना, उसका देखरेख करना या उसका संचालन और प्रबंधन करना आसान हो गया है। अगर हम बात करें रेलवे मार्ग परिवहन की विशेषता की, तो इसके मुख्यतः 3 विशेषता आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो रेल मार्ग परिवहन है ये लंबी दूरी के लिए तेज़ और सस्ता परिवहन है। यानी लंबी दूरी तक अगर आपको कोई सामान ले जाना है या ले आना है तो ये आपको तेज़ी से पहुँचाने का काम करता है, साथ ही साथ ये सस्ता भी होता है अन्य परिवहन की तुलना में, चाहे वो रोड मार्ग परिवहन हो या वो वायु परिवहन हो। दूसरा जो रेल मार्ग परिवहन का विशेषता है, यह अन्य परिवहनों की तुलना में काफ़ी सुरक्षित होता है। ये आप भली भांति जानते हैं कि रेलवे मार्ग परिवहन में दुर्घटनाएं बहुत कम होती है। तीसरा जो रेल मार्ग परिवहन की जो विशेषता है वो है से खदानों से भारी अश्कों को कारखाने तक पहुंचाने की सुविधा से धातु उद्योग का विकास हुआ है। यानी आप देखते होइएगा कि रेलवे द्वारा कोयला और बहुत सारे जो अश्क हैं वो भारी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कारखानों के पास पहुंचाया जाता है। इससे क्या होता है, इससे उद्योग धंधों का विकास होने में आसानी होता है, और जब उद्योग धंधे का विकास होगा तो कहीं ना कहीं देश का विकास जरूर होगा। अगला जो परिवहन है वो है जल परिवहन। सबसे पहले बात करते हैं कि जल परिवहन की विशेषता क्या है। सबसे पहला जो जल परिवहन की विशेषता है कि जो जल परिवहन है ये अन्य परिवहनों की तुलना में सस्ता साधन है। दूसरा, इस परिवहन के रख रखाव में काफ़ी कम खर्च होता है, क्योंकि इसमें सड़क मार्ग की तरह सड़कें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा जो लाभ है, लंबी दूरी की यात्रा के लिए जल परिवहन सबसे सस्ता साधन माना जाता है, अथवा वायु परिवहन तो काफ़ी महंगा होता है। यानी अगर हम बात करें कि लंबी दूरी के लिए अगर सबसे जो सस्ता साधन है तो वो है जल मार्ग, और इसमें क्या होता है, जल मार्ग भी कहीं ना कहीं रेल मार्ग की ही तरह बहुत ही सुरक्षित होता है। इसमें वस्तुओं को नष्ट होने का खतरा बहुत कम होता है, क्योंकि जल परिवहन में उन्नत किस्म के प्रतिकोष्ठ और कंटेनर भी उपलब्ध होते हैं, जिससे वस्तुओं को नष्ट होने का खतरा बहुत ही कम होता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जल परिवहन की। अब बात करते हैं विश्व के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की। सबसे पहले बात करते हैं राइन जलमार्ग की। यह संसार का सबसे अधिक व्यस्त जलमार्ग है। प्रतिवर्ष 20,000 समुद्री जलपोत और 2 लाख आंतरिक जलपोत इस मार्ग से माल ढोते रहते हैं। स्विट्जरलैंड और फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड के अनेक औद्योगिक क्षेत्रों का संपर्क इस जलमार्ग द्वारा सीधे अटलांटिक से हो गया है। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है वो है डेन्यूब जलमार्ग। डेन्यूब नदी ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाक आदि देशों से होकर बहती है। यह जर्मनी के ब्लैक
फॉरेस्ट से निकलकर पूर्व में ब्लैक सागर में गिरती है। तीसरा है वोल्गा जलमार्ग। वोल्गा सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। वोल्गा नदी प्रणाली का जल कैस्पियन सागर में गिरता है। इसके अंतर्गत 11,200 किलोमीटर का जलमार्ग उपलब्ध है। वोल्गा डाउन नहर द्वारा यह जलमार्ग काला सागर से जुड़ा है। तो इस तीनों जो जलमार्ग है इसके द्वारा बेसिकली आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो जलमार्ग है ये कहीं ना कहीं एक देश को दूसरे देशों से जोड़ने का काम करता है। और इससे क्या होता है, चूँकि जलमार्ग के द्वारा जब देश कोई जुड़ता है तो उस देश के बीच में जो व्यापारिक संबंध बढ़ते हैं उससे सामानों का आयात और निर्यात बढ़ता है। तो इस वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है पनामा नहर, जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी विशेषता को जान लेते हैं। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम प्रशांत महासागर से जोड़ती है। दूसरा, इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार किया गया है। यह नहर 72 किलोमीटर लंबी है। तीसरा, इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र है। चौथा, इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। तो पनामा नहर के बनने से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की जो दूरी है वो 13,000 किलोमीटर कम हो गई है। पांचवा, इस नहर से पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका की दूरी कम हो गई है। तो इस पनामा नहर के एक बनने से क्या हो गया, कुछ देशों के बीच की दूरी कम हो गई है। और जब बीच की दूरी जब कम होती है तो उससे क्या होता है, एक तो व्यापार आसान हो जाता है, दूसरा जो सामान को ले जाने और ले आने का जो खर्च होता है उसमें भी कमी आ जाती है। तो पनामा नहर की कुछ विशेषताएं थी। अब बात कर लेते हैं सुएज नहर की। तो सुएज नहर की विशेषता भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी कुछ 5 विशेषताएं हम यहाँ पर देखते हैं। इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ और यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दूसरा जो इसकी विशेषता है, यह लगभग 180 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिण एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी कम हो गई। यानी सुएज नहर के बनने से क्या हुआ है कि यूरोप तथा दक्षिण एशिया व ऑस्ट्रेलिया के बीच की दूरी कम हो गई है। और आपको जैसे कि मैंने बताया कि जब दो देशों के बीच की दूरी जब कम होती है तो यातायात का जो खर्च होता है वो कम हो जाता है। यानी माल को ढोने का, यानी माल को आयात करने और निर्यात करने का जो खर्च होता है वो कम हो जाता है। चौथा जो सुएज नहर की विशेषता है, इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। पांचवा, नील नदी से नौगम्य ताज़ा पानी की नहर भी सुएज से मिलती है। तो ये कुछ विशेषताएं सुएज नहर की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जो अगला जो परिवहन है वो है वायु परिवहन। तो जो वायु परिवहन है ये परिवहन का सबसे तेज साधन है। यानी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो सबसे तेज साधन है उसमें वायु परिवहन सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इस परिवहन की मदद से ऐसे स्थानों पर जाया जा सकता है जहां पर अन्य साधनों का जाना संभव नहीं है। यानी वायु परिवहन के माध्यम से हम ऐसे जगहों पर जा सकते हैं जहां पर ना तो हम सड़क परिवहन के माध्यम से जा सकते हैं और ना ही हम जल परिवहन के माध्यम से जा सकते हैं। तो ये वायु परिवहन की कुछ विशेषताएं हैं। अब इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे कि जो वायु परिवहन है वो काफ़ी महंगा साधन है, अतः इसका जो लाभ है केवल धनी लोग ही उठा पाते हैं। दूसरा, खराब मौसम में वायु सेवा उपलब्ध नहीं होती। ये आपको भी पता है कि जब खराब मौसम होता है तो वायु सेवाएं बाधित हो जाती है। तीसरा, वायुयान की दुर्घटना एवं अपहरण की समस्या कई बार भयंकर रूप धारण कर लेती है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि वायु परिवहन में अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो इसमें जान माल का खतरा बहुत ज़्यादा होता है अन्य परिवहन की तुलना में। अगला जो परिवहन है वो है पाइपलाइन परिवहन। सबसे पहले जान लेते हैं पाइपलाइन परिवहन कहते किसे। यह परिवहन का एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जलीय और गैसीय पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। सबसे पहले इस परिवहन कुछ लाभ को देख लेते हैं। पाइपलाइन को कठिन ऊबड़ खाबड़ भूभागों तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। यानी ये एक ऐसा परिवहन मार्ग है जिसको ऊबड़ खाबड़ जमीन के साथ साथ पानी के नीचे से भी बिछाया जा सकता है। दूसरा, इसके संचालन एवं रखरखाव पर खर्चा अपेक्षाकृत कम होता है। यानी बाकी जो परिवहन के साधन है उन परिवहन के साधनों की तुलना में इसके रखरखाव पर खर्चा कम आता है। तीसरा, यह जलीय तथा गैसीय पदार्थों को परिवहन का तीव्र, सस्ता, सक्षम तथा पर्यावरण हितैषी साधन है। चौथा, पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है। यानी जिस तरह के बाकी जो परिवहन है, चाहे वो सड़क मार्ग परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, चाहे वो जल मार्ग परिवहन हो, सभी परिवहन में
कहीं ना कहीं जो ईंधन होता है उसकी खपत होती है, लेकिन पाइपलाइन परिवहन में किसी भी तरह के ईंधन की खपत नहीं होती है, तथा मौसमी संबंधी दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि इस परिवहन पर किसी भी मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे गर्मी हो। हर मौसम में इस परिवहन के माध्यम से जलीय तथा गैसीय पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। तो ये थे परिवहन के कुछ लाभ। अब बात कर लेते हैं इस परिवहन के कुछ दोष भी है। तो वो दोष क्या है? इसमें रिसाव का पता लगाना काफ़ी बड़ा समस्या होता है, क्योंकि इसका जो पाइपलाइन होता है वो काफ़ी दूर तक बिछा होता है। तो अगर कहीं पर लीकेज होता है तो लीकेज का पता तो मशीन के द्वारा पता चल जाता है से कहीं लीकेज हुआ है, लेकिन कहाँ लीकेज हुआ है इसका पता लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। दूसरा, कहीं पर पाइप फट जाने पर इसकी मरम्मत करना कठिन होता है। इसका कारण ये है कि चूँकि उस पाइपलाइन के द्वारा गैसीय और तरल पदार्थ का बहाव होता रहता है, तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं पाइप फटता है तो उस स्थिति में पाइप को मरम्मत करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तीसरा, एक बार बनने के बाद ना तो इसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। चौथा, कई क्षेत्रों में इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना कठिन होता है। तो ये कुछ पाइपलाइन परिवहन के दोष थे जो आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है वो है उपग्रह संचार। आइए सबसे पहले जानते हैं कि उपग्रह संचार कहते किसे हैं। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी के कक्षा में स्थापित करके तरंगों व चित्रों के माध्यम से संदेश के आदान प्रदान करने की संचार प्रणाली को उपग्रह संचार कहते हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन है जो आप याद रख सकते हैं। 1970 के दशक से उपग्रह संचार प्रणाली का प्रारंभ हुआ। उपग्रह के माध्यम से संदेश भेजने का खर्च 500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक लगभग समान हो गया। यानी कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि पहले जब संदेश को हम लोग भेजते थे तो उसमें जो खर्च आता था 500 किलोमीटर के रेंज में, आज की तारीख में उपग्रह संचार प्रणाली का विकास होने की वजह से 5000 किलोमीटर में अगर वो संदेश हम भेजते हैं तो उतना ही खर्च हमें होता है। तो कहीं ना कहीं उपग्रह संचार प्रणाली की व्यवस्था होने से एक तो संदेशों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना आसान हो गया है, साथ ही साथ इसको एक जगह से दूसरे भेजने में जो खर्च है वो भी कम हो गया है। अगला जो टॉपिक है वह है साइबर स्पेस, जिसको इंटरनेट भी कहते हैं। साइबर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की स्पेस की एक अलग दुनिया है। इंटरनेट विश्व के विभिन्न भागों में कंप्यूटर ज्ञान का विचित्र भंडार है, जिसे संक्षेप में वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है। इससे विश्व के किसी भी कोने में दूसरे स्थान की किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि आप अभी इस वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे देख पा रहे हैं, ये इंटरनेट का ही देन है। 1995 में 5 से भी कम लोग इससे जुड़े थे। 2000 में 40 करोड़ लोग जुड़ गए। पहले इसका प्रयोग केवल अमेरिका में सीमित था, आज यह विकसित देशों में फैल गया है। अमेरिका के उपभोक्ता से 3 गुना उपभोक्ता अन्य देशों में है, जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और भारत। तो आप समझ पा रहे हैं कि इंटरनेट का विकास होने से एक तो सूचनाओं को आदान प्रदान करना आसान हो गया है और बड़ी आसानी से हम घर बैठे बैठे विश्व के किसी भी कोने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का एक छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आप इससे कुछ सीख पाए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब मैं अगला कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।